छोड़े हुए, हालांकि मैं हर महीने मथुरा आता जाता रहता हूँ। पर जो एक पुरानी वो का चलन है और कहा गया है, जब कृष्ण जी से पूछा गया था तो उन्होंने एक ही बात कही थी, उद्धव में ब्रज बिसरत नाही। तो मैं सोचता हूँ जितने भी ब्रजवासी हैं, चाहे वो कहीं भी हो देश विदेश में, वो कभी अपने ब्रज को नहीं भूल सकते। आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे, जो कि ऑर्गन डोनेशन पे है, अंगदान पे है, उसके पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ऐसी क्या बात है कि इसकी क्यों महत्वता है भारतवर्ष में। मैं सूचित करना चाहूंगा आप सब लोगों को कि भारतवर्ष में करीब 5 लाख व्यक्ति हर वर्ष मौत के ग्रसित हो रहे हैं अंग ना मिलने की वजह से। और ये डेटा गवर्नमेंट का है, नोटो का है। नोटो जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये यूनिट है, उनका ये एक उनके ये आंकड़े हैं। और जबकि ये आंकड़े इसलिए पूर्ण नहीं है कि भारतवर्ष में 85% शहर ऐसे हैं, शहर के मुख्यालय ऐसे हैं जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो छोड़िए, ऑर्गन रिट्रीवल मतलब ऑर्गन्स को निकालने की भी सुविधा नहीं है। वहाँ पे ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन कमेटी नहीं है। तो वो 85% की फिगर्स तो इन आंकड़ों में है ही नहीं। तो अगर हम उन 85% को जोड़ते हैं तो करीब फिगर 25 से 30 लाख की होती है, जो बहुत ही भयावह है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये भारतवर्ष में ही है, और जगह भी ऐसा होता होगा? तो मैं सूचित करना चाहता हूं कि और जगह ऐसा नहीं होता। मैं आंकड़ा दूंगा इंग्लैंड का, यूके का, जहां पे पिछले वर्ष 2023 में कुल 432 लोगों की मृत्यु हुई ना मिलने की वजह से अंग। तो अब आप लोगों के मन में एकदम ये विचार आएगा कि वो तो सही है, लेकिन यूके तो बहुत छोटा कंट्री है। हाँ, पॉपुलेशन वाइज हमसे 20 गुना वहाँ की पॉपुलेशन कम है। लेकिन अगर हम 20 को 432 से गुणा करेंगे तो 10,000 की फिगर भी नहीं बनती। तो कहाँ 10,000 और कहाँ, अगर हम ऑफिशियली फिगर लेते हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 5 लाख, तो क्या भारतीय इंसान नहीं है? क्या हम लोग कीड़े मकोड़े हैं जो हम मर रहे हैं? कारण क्या है? बहुत कारण है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन और टिश्यू और बॉडी डोनेशन में क्या अंतर है। हमारे 3 चीज होते हैं शरीर में, एक ऑर्गन्स हैं, एक टिश्यूज हैं और एक बॉडी है। बॉडी डोनेशन जैसा अभी विष्णु भाई साहब बता रहे थे कि बॉडी डोनेशन होता है। बॉडी डोनेशन वो होता है जिसमें जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी उसकी देह को, उसके शरीर को एक टाइम के अंदर दिया जाता है किसी मेडिकल कॉलेज को, जिससे कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें उसको उसके अंदर एनाटॉमी में पढ़ के जिससे वो डॉक्टर बने। एक एक होता है ऑर्गन और एक फिर टिश्यू होता है। ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे यहाँ हमारे शरीर में होते हैं, जो लाइफ सेविंग ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स। ये हमारे ऑर्गन्स हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और टिश्यूज होते हैं जैसे आंख का कॉर्निया, स्किन, त्वचा, या हड्डियां, बोन्स या टेंडम्स एक्सेट्रा, ये हमारे टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज में हम जिंदा रह सकते हैं, उसमें मौत नहीं आती, लेकिन उससे हमारी जिंदगी संवर जाती है। तो जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ऑर्गन्स में 2 तरह के डोनेशन होते हैं। एक होता है जब हम जिंदा अवस्था में ऑर्गन को, अंग को दान कर सकें। दूसरा होता है जब हम ब्रेन डेथ के बाद, मस्तिष्क मृत्यु के बाद हम किसी को अपने ऑर्गन्स दे सकें। जिंदे में हम कौन से दे सकते हैं ऑर्गन, और मृत्यु, मस्तिष्क मृत्यु या ब्रेन डेथ के बाद कौन से दे सकते हैं, उसके बारे में 1994 में, क्योंकि 1994 से पहले कोई भी इसके बारे में लॉ नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, तो 1994 में भारत की संसद ने एक एक्ट पास किया, थो एक्ट कहलाता है वो, जिसमें ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गन्स को किस तरह डोनेट किया जा सकता है, उसके बारे में पूरा उन्होंने एक कानून बनाया। और उस कानून के हिसाब से जो ऑर्गन्स हैं, जो मैंने आपको बताए, जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, पैंक्रियाज है, लीवर है, ये हमारे ऑर्गन्स हैं
जो हम डोनेट कर सकते हैं। तो जिंदा अवस्था में जैसे आपको पता है हमारे 2 किडनी होती हैं, तो 1 किडनी दी जा सकती है। हमारे पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, पार्ट ऑफ लिवर, पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ लंग्स, ये हम दे सकते हैं। हार्ट हम नहीं दे सकते, क्योंकि हार्ट तो सिर्फ मृत्यु के बाद ही दिया जा सकता है, वो भी ब्रेन डेथ के बाद। अब इसको हम किसको दे सकते हैं और क्या हो सकता है, क्योंकि 1994 से पहले काफी खरीद फरोख्त होती थी। अमीर आदमी गरीब लोगों का ये अंग खरीद लेते थे, खासकर किडनी उस वक्त बहुत चलती थी। बाद में लिवर शुरू हुआ, जो होता है इंडिया में जो सबसे ज्यादा होता है ट्रांसप्लांट, तो वो उस पर होता था। लेकिन उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और उसमें साफ लिखा कि सिर्फ जो करीबी घर वाले हैं, फैमिली मेंबर्स, वही दे सकते हैं। उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि वो कौन है। तो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, पेरेंट्स, उसके बाद सिबलिंग्स, भाई बहन, फिर स्पाउस, पति या पत्नी, बच्चे, बेटा या बेटी, या ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती, नाती नातिन, यही एक दूसरे को दे सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी किया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई नहीं होगा, या उस वक्त 1994 में मैचिंग की बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी। तो इसलिए उन्होंने उसमें एक क्लॉज डाला कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया जा सकता है। पर ये क्लॉज इतना टाइट रखा गवर्नमेंट ने कि इसके लिए कमेटी बनाई हुई है हर स्टेट में, जो कमेटी उस जो भी दान दे रहा है और जो दान ले रहा है उनके बारे में पूरी तरह से हर चीज चेक करती है कि कहीं पे पैसे का लेन देन तो नहीं है। और इसमें ये मान के चलिए कि इम्पॉसिबल ही होता है जो परमिशन मिल पाए, जब तक कि आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट नहीं हो, तब तक बहुत मुश्किल होता है इस तरह के दानों को। हालांकि इस तरह के दान, जैसे आपको पता है, हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री अरुण जेटली जी या सुषमा स्वराज जी, दोनों को किडनी मिली थी जो अनरिलेटेड डोनर से मिली थी, लेकिन वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन था, उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं था। पर साधारण आदमी को ये इस तरह के दान नहीं होते। तो इसलिए परिवार को ही एक दूसरे को दान देना चाहिए और दे सकते हैं, क्योंकि अब तो इतनी एडवांस मेडिकल साइंस हो गई है कि अगर मैचिंग भी नहीं होती है तो वो लोग एक स्वैप करके जो दान शुरू हुआ है, स्वैप डोनेशन, उसमें अलाउ करते हैं कि अगर ए के फैमिली की किडनी ए से नहीं मिल रही है, तो पर एक बी है और जिसके बी वाले की फैमिली की किडनी बी से नहीं मिल रही है, पर ए की फैमिली की किडनी बी पेशेंट से मिलती है और बी फैमिली की किडनी ए पेशेंट से मिलती है, तो वो अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने। इसे क्रॉस या स्वैप डोनेशन कहते हैं। इसमें भी अब तो चेन डोनेशन शुरू हो गया है, जो अमेरिका या बाहर के कंट्रीज में बहुत प्रचलित है, जिसमें 8-10 लोग इस तरह इस चेन में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो जीवित लोग दे सकते हैं। दूसरा होता है जो मस्तिष्क की मृत्यु या ब्रेन डेथ के बाद। ब्रेन डेथ क्या होती है? मस्तिष्क मृत्यु वो होती है जिसमें मस्तिष्क में ऑक्सीजन प्रवाह बंद हो जाता है। तो जैसे आपको सबको पता ही है कि हमारा हृदय रक्त को पंप करता रहता है, जो रक्त पूरे शरीर में फैलता है और सब जगह अंगों में जाता है, तो उसके साथ ऑक्सीजन जाती है। लेकिन जब हमारे ब्रेन में अगर ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो वो आदमी ब्रेन डेथ हो जाता है। ज्यादातर ये रोड एक्सीडेंट से होता है, और या फिर एक्यूट इलनेस, कोई बहुत गंभीर बीमारी जैसे एक्यूट एस्थमा। जैसे आपको पता है जब दमे का दौरा पड़ता है तो आदमी को सांस की बहुत बहुत दिक्कत होती है, उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि उसको मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, और इसलिए उसको उसका अगर ज्यादा बड़ा दौरा पड़ गया, उसको उसी वक्त कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो उसका मस्तिष्क डेथ हो जाता है। और ये सब चीजें जब होती हैं तो उस वक्त जो मरीज होता है, जनरली जैसे रोड एक्सीडेंट होता है या दमे की वजह से हुआ या ब्रेन हेमरेज हुआ, वो अस्पताल में जहाँ पे कि वेंटिलेटर की सुविधा होती है वहां होता है, क्योंकि आईसीयू में होता है। और वेंटिलेटर आपको सबको पता है कि कोविड के टाइम में वेंटिलेटर कितना इंपॉर्टेंट था, कि जिसकी वजह से लोगों का काफी कुछ बच रहे थे। तो जब उसके ऊपर पेशेंट होता है और उस वक्त मस्तिष्क मृत्यु होती है, तो उसमें उसके अंग निकाले जा सकते हैं कानून के हिसाब से। फिर प्रश्न आया कि
अगर ऐसा होगा तो डॉक्टर लोग मनमानी कर सकते हैं, अस्पताल मनमानी कर सकता है, किसी को भी ब्रेन डेथ दिखा के उसके अंग निकाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संस्था बनाई, नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंतर्गत फिर रोटो बनी, जो रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी 5 संस्थाएं हैं भारतवर्ष में। और उसके अंतर्गत सोटो बनी, जो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर स्टेट में एक सोटो होता है। तो जैसे हम ब्रज और यूपी की बात कर रहे हैं, तो ब्रज में, यूपी में लखनऊ में सोटो है, और इसका जो रोटो है वो चंडीगढ़ में है। तो ये इस तरह उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, और उन्होंने जिनको अंग चाहिए होते हैं उनको, उनके लिए वेटिंग लिस्ट चालू की। और वेटिंग लिस्ट चालू इसलिए की कि भारतवर्ष में करीब 2 लाख किडनी हर साल जरूरत पड़ती है, और कुल 10,000 किडनियों का ऑपरेशन हो पाता है, 8,000, कभी 10,000, कभी इससे भी कम। तो आप समझ सकते हैं कि ना के बराबर हमारे यहाँ किडनी मिल पा रही हैं। इसलिए उन्होंने इस वेट लिस्ट चालू की हुई है, जिस वेट लिस्ट के अंतर्गत ही सिर्फ इस तरह के मस्तिष्क जो जिनका डेथ हो जाता है, ब्रेन डेथ होता है, उनको दिया जा सकता है। तो इसमें फिर कैसे, कौन डिक्लेयर करेगा, तो उसके लिए भी एक कमेटी होती है। जिस शहरों में जहां पर इस तरह की सुविधाएं हैं, जहां पे ब्रेन डेथ कमेटियां वहां बनाई गई हैं, जहां रिट्रीवल सेंटर्स हैं या ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं ऑर्गन्स के, तो वो कमेटी में 4 प्रोमिनेंट डॉक्टर्स होते हैं, जिसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, और 2 और, एक मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं और एक और स्पेशलिटी के। 4 डॉक्टर्स जाके उस जिस वक्त जो मरीज इस तरह का, जब वहां का जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो मानता है कि अब ये मरीज का मस्तिष्क का डेथ हो चुकी है और इसको अब दोबारा होश नहीं आएगा, तो वो रेफर करता है, वो इमीडिएटली खबर करता है गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को या सोटो को। तो वहां से जो कमेटी आती है, वो कमेटी एग्जामिन करती है पूरी डिटेल में, और अगर उन्हें लगता है कि अब ये दोबारा चेतनावस्था में नहीं आ सकता, तो वो उस वक्त उसके फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ ब्रेन डेथ इश्यू करती है। उसके बाद कानून के हिसाब से 6 घंटे के अंतराल के बाद मिनिमम, उसके बाद वो कमेटी दोबारा आती है, दोबारा फिर एग्जामिन करती है, और तब अगर उन्हें लगता है कि वास्तव में कभी भी जिंदगी में चेतनावस्था में नहीं आएगा और जब वेंटिलेटर हटाया जाएगा इसकी मौत हो जाएगी, तो वो फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ब्रेन डेथ का इश्यू करती है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि जब ब्रेन डेथ होता है, या एक उसका बड़ा थिन वो डिफरेंस है, एक कोमा कहलाता है। जो कोमा होता है उसमें लोगों की चेतना 8-8, 10-10 साल बाद भी आई है, और लोग उसमें दोबारा जीवित भी हुए हैं। लेकिन कोमा में और ब्रेन डेथ में थोड़ा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को ये कमेटी एग्जामिन करती है, इसलिए प्रोमिनेंट डॉक्टर्स होते हैं। और जिस वक्त ये डिक्लेरेशन हो जाता है, तब वो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ऑर्गन डोनेशंस के, जो हर अस्पताल में होते हैं, जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, वो उस मरीज के रिश्तेदारों को अप्रोच करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके मरीज का, क्योंकि अब ये जिंदा कभी हो नहीं पाएगा, इसके अगर आप अंगों को दान कर देंगे तो हो सकता है कि 6 लोग, 8 लोग, 9 लोग तक लोगों को जिंदगी बच जाए। क्योंकि पहले 8 लोगों की होती थी, लेकिन अब मेडिकल साइंस एडवांस हो गई, तो अब लीवर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो 2 लोगों को लीवर लगता है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा, और जिन्हें पता है उन्हें पता ही है कि भगवान ने हमारे शरीर में इतनी अच्छी कुदरती हमें तासीर दी है, इतना हमें पावर दी है कि लिवर जो है रीग्रो हो जाता है। तो जो दान देता है उसका भी लिवर पूरा हो जाता है, और जो दान लेता है उसका भी लिवर दोबारा हो जाता है। तो ये इसलिए अब 9 लोगों तक हम जिंदगी बचा सकते हैं। आज हम जानते हैं कि हम कितना भी दान दें, चाहे हम मंदिर में दें, मस्जिद में दें, गुरुद्वारे में दें, चर्च में दें, स्कूल में दें, अन्नदान दें, और कितने भी तरह के दान हैं, लेकिन हम नई जिंदगी किसी को नहीं दे सकते। ये दान इसीलिए अंगदान महादान कहलाता है, सुप्रीम कहलाता है, और इसलिए हम इसको बहुत बड़ा महत्व देते हैं। अब आप प्रश्न आएगा कि भारतवर्ष में ऐसा क्या कारण है, हम तो दानवीर कर्ण के भूमि से आते हैं, फिर क्यों हमारे यहाँ दान कम है, और जगह क्यों है? उसका कारण, पहला कारण है कि हमारे यहाँ जो कानून है
वो क्योंकि दो तरह से दान दिए जा सकते हैं, एक ऑप्ट इन सिस्टम होता है, एक ऑप्ट आउट सिस्टम होता है। ऑप्ट इन सिस्टम ये होता है कि जब 18 वर्ष का आदमी हो जाता है, जो मेजर हो जाता है, लड़का या लड़की, वो अपने को ये मानता है कि मुझे डोनेशन करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, और इसके लिए वो फॉर्म भरता है, और वो फॉर्म भर के अपने प्लेज कर देता है ऑर्गन्स को। लेकिन ये ऑप्ट इन सिस्टम होता है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर जैसे आज मैं गत करीब 10 वर्ष से जैसा विष्णु भाई साहब ने बताया कि मैं बहुत कुछ इस तरह की चेतना के लिए करता रहता हूँ कॉन्फ्रेंस, और इतना मैं अपने को क्रूसेडर मानता हूँ, एक्टिविस्ट मानता हूँ ऑर्गन डोनेशन का। और अगर मेरी कल किसी वजह से ब्रेन डेथ में डिक्लेयर हो जाऊं, तो उस वक्त तो मैं अवचेतना में हूंगा, मेरे पे चेतना नहीं होगी। तो उस वक्त जो डिसीजन लेने वाली पावर है वो मेरी परिवार को है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, इनको मेरी पावर होगी। और अगर उन्होंने किसी ने भी मना कर दिया, तो मैं भले ही कितना भी ऑर्गन डोनेशन के लिए बात करता हूं, वो मेरी ऑर्गन डोनेशन नहीं ले सकती, गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती, कोई डॉक्टर भी नहीं ले सकता। ये ऑप्ट इन सिस्टम है। कुछ कंट्रीज में, खासकर यूरोप में और अभी यूके में 20 मई 2020 से शुरू हो गया ऑप्ट आउट सिस्टम, कि उससे पहले का आंकड़ा वहां 2019 का था, जहां वहां 770 लोगों की मृत्यु हुई थी अंग ना मिलने की वजह से। लेकिन अब वहां लास्ट ईयर 2023 में 432 रह गए, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऑप्ट आउट किया। ऑप्ट आउट सिस्टम क्या होता है कि जब आदमी एडल्ट हो जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसके पश्चात कोई भी अगर उसने अपने को कहा कि मैं नहीं रहना चाहता, मैं ऑर्गन नहीं देना चाहता किसी भी कारण से, तो वो अपने को ऑप्ट आउट कर सकता है। कायदा ये है ऑप्ट आउट में कि अगर मैंने अपने को ऑप्ट आउट कर लिया और कल अगर मुझे अंगों की जरूरत पड़ी, तो मैं वहां की वेट लिस्ट में सबसे नीचे रहूंगा। तो मैं, इसका मतलब है प्रैक्टिकली मुझे अंग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उसमें अदरवाइज जो अंग होते हैं वो गवर्नमेंट के, स्टेट के हो जाते हैं। तो अगर किसी की भी ब्रेन डेथ होती है तो वो अंगों को गवर्नमेंट लेती है, खबर करती है फैमिली को। और अभी तक का कायदा ये है कि अभी भी हालांकि ऑप्ट आउट सिस्टम है, लेकिन वो जनरली कंसेंट ले लेती है फैमिली से। और 99% यूएसए का, हालांकि यूएसए में भी ऑप्ट इन सिस्टम है, और पिछले वर्ष वहां पे कुल 6700 लोगों की मृत्यु हुई लगभग। जबकि यूएसए की पॉपुलेशन इंडिया से करीब 4 गुना कम है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि 30,000 से कम की मृत्यु हुई है, क्योंकि वहां के आंकड़े कहते हैं कि 99% आदमी एग्री करता है ऑर्गन देने को, 1% मना करता है। भारतवर्ष में ऐसा नहीं, यहाँ पे ज्यादातर सब लोग मना कर देते हैं। पिछले वर्ष का जो 2023 के आंकड़े अवेलेबल है नोटो के द्वारा, उसमें करीब 1100 कुछ लोगों की कुल ऑर्गन्स दिए गए जो उनकी ब्रेन डेथ हुई थी। जबकि 1,57,000 लोगों को की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई लास्ट ईयर, जैसा हमारे आदरणीय मंत्री श्री गडकरी जी ने आंकड़ा दिया। तो उनमें से करीब 50 to 60% ब्रेन डेथ होते हैं। तो 1 लाख लोग, मतलब भारतवर्ष में करीब 1.5 लाख लोगों की जो आंकड़े हैं, 15% जहाँ पॉपुलेशन में जहाँ वो है, उसमें 1.5 लाख लोगों का मानते हैं कि ब्रेन डेथ होती है। और एक ब्रेन डेथ 9 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। इसका मतलब है कि हम 10 लाख लोगों से ज्यादा बचा सकते हैं जिंदगी। लेकिन हमारे यहाँ कुल आप सोचिए कि 1000 लोगों ने ही, 1100 लोगों ने, उन्होंने, और बाकी कुल 2023 में कल टोटल जो ट्रांसप्लांट हुए वो 18,000 के आसपास हुए, जिसमें लिविंग हुए। ज्यादातर लोग लिविंग ट्रांसप्लांट कराना पसंद करते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत रिजर्वेशन है, और खासकर महिलाओं का, क्योंकि महिला सबसे पहले डोनेशन में आगे आती है। लोग मानते हैं कि ये महिला दान देना ज्यादा करती है, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि पहले जमाने में, अब में बहुत अंतर है। आज महिला भी कंधे से कंधा मिला के हमारे संग चलती है, वो भी उतना ही लड़कियां कमा रही हैं जितना लड़के कमाते हैं। और लेकिन जो हमारे का रेशियो है बहुत डिफरेंट है, महिलाएं बहुत बढ़ के देती हैं। 3 साल पहले तक का जो हम पे आंकड़े थे, उसमें 80% लिविंग डोनर स्त्रियां हैं, जबकि 19% रेसिपिएंट स्त्रियां हैं। और अभी एक मेरी चर्चा में एक ऑर्गन कोऑर्डिनेटर आई हुई थी दिल्ली से, तो बोले कि जब डॉक्टर बाहर आके बताता है और वो कहता है कि इनको किडनी की जरूरत है, तो जितने भी वहाँ मेल खड़े होते हैं पुरुष लोग, उन सबकी निगाहें स्त्रियों की ओर घूमती हैं, और वो देखते हैं कि माँ, बहन, बीबी या बेटी
कौन अपनी किडनी भाई, बाप या बेटे को या पति को देगा? ऐसा क्यों है? ये आप सबसे और खासकर ब्रज कला केंद्र वालों से, और जहां हम भगवान कृष्ण की नगरी से आते हैं, जिन्होंने गोपियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया, स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप इस चीज को बढ़ावा दें, जिससे कि पुरुष लोग भी ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें। मैं समय अभाव है क्योंकि मुझे 6 बजे एक दूसरी मीटिंग पे भी करना है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि कोई भी प्रश्न कोई पूछना चाहे। हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा, जब रिलीजन की बात आती है, एक सबसे बड़ा रिजर्वेशन है रिलीजन का। भारतवर्ष में मुख्यतः रिलीजन हिंदू धर्म का है, क्योंकि हम 80% से ज्यादा हिंदू हैं और 15% के आसपास मुसलमान हैं, बाकी 5% में क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं और सिख हैं, बाकी कम्युनिटी आती हैं। तो इसलिए ज्यादातर लोगों का भारत हिंदुओं को दान देना चाहिए, नहीं देते क्योंकि कुछ धर्म के हमारे जो धर्माधीश अपने को कहते हैं, वो इस चीज को गलत मानते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि हमारे प्रथम पूजनीय भगवान गणपति जी हुए हैं। अगर हम उनमें विश्वास रखते हैं तो हमें ये भी पता है कि उनका हेड ट्रांसप्लांट हुआ था, उनके सर को बदला गया था, एक हाथी के सर से बदला गया था, एक गज के सर से बदला गया था। तो जब एक एनिमल अपने भगवान के लिए सर दे सकता है, तो क्यों हम लोग क्यों नहीं दे सकते? दूसरी चीज, अगर हम ब्रज नगरी से आते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो गीता में चैप्टर 2 वर्स 22 में कहा गया है कि जिस तरह शरीर अपने पुराने कपड़ों का त्याग करता है, उसी तरह आत्मा अपने शरीर का त्याग करती है। तो मेरा प्रश्न बड़ा क्लियर है कि भगवान कृष्ण ने उस वक्त जो बात कही थी, अगर हम उस बात को मानते हैं, तो क्या अपने पुराने वस्त्रों को आप जलाते हैं या दफनाते हैं? ना आप जलाते हैं, ना आप दफनाते हैं। आप उन वस्त्रों को, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो आपकी सेवा में रत होते हैं, या जो भी जरूरतमंद हैं, उनको आप दान करते हैं। तो जब आप वस्त्र दान कर सकते हैं, तो जब हमारी आत्मा चली गई, जो परलोक चली गई, परमात्मा में समा गई, तो हमारा जब शरीर बेकार हो गया, तो हम उसको जलाना चाहते हैं, हम उसको दफनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हम उसको किसी को दान देते हैं? चाहे उसके, अगर वो अंगदान हो सकता है, मस्तिष्क ड्रेन की वजह से ही अंगदान हो सकते हैं, तो उनको अंगदान दें। अगर हम टिश्यू दे सकते हैं, आई का कॉर्निया दे सकते हैं, या त्वचा दे सकते हैं, या हड्डियां दे सकते हैं, वो दान दें। और अगर वो भी नहीं है तो देह दान दें। तो कम से कम उनको कितने लोगों का हम भला कर सकते हैं। इस सब के साथ मैं अपने वार्ता को, अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, और आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी आपके मन में शंका है, डाउट है, निसंकोच पूछिए। पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। अगर किसी वजह से मैं जवाब नहीं दे पाया, तो आदरणीय विष्णु भाई साहब या हमारे रघुशरण जी, किसी को भी आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिए, या मैं उसका जवाब उनके पास भेज दूंगा। आपको वो जवाब कल तक जरूर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और ब्रज कला केंद्र का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ब्रज विभूति का सम्मान दिया गया। हालांकि मैं बहुत छोटा हूं इस मामले में, मैं अपने को उस लायक अभी भी नहीं समझता कि मैं ब्रज विभूति, क्योंकि बहुत बहुत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो उन्होंने ब्रज से बहुत बहुत नाम कमाया है। मैं तो एक अदना सा छोटा सा ब्रज का छोरा कहलाऊंगा अपने को अभी भी, हालांकि 71 वर्ष का हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल साहब, मैं इसके पहले कि आगे बढ़ूं, मैं इस वार्ता में उपस्थिति अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि अमिता हमारी बहन मौजूद है, DK अग्रवाल जी मौजूद हैं, हमारे परम प्रिय अध्यक्ष अशोक चक्रधर जी मौजूद हैं, ML गर्ग साहब मौजूद हैं, और अरुण अग्रवाल जी मौजूद हैं। रोटेरियन हेमलता जी का मैं स्वागत करता हूं, और सीमा मिश्रा जी का भी स्वागत करता हूं। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अशोक चक्रधर जी ने एक खास तौर से अंगदान के ऊपर ही एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, और उन्होंने कहा था कि लाल साहब को वो बहुत पसंद आएगी। तो मैं अशोक जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने जरा झांकी दिखाएं हमें, और जरा अपने वीडियो को भी और ऑडियो को भी ऑन करें, और कृपया
प्रभु जी राधे राधे। राधे 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 राधे। और आप जो और है लाल साहब के सामने और सबके सामने अब हाँ हम आपके मुख से सुनना हाँ, चाहें कि कैसी बढ़िया कविता के रूप में अंगदान का क्या महत्व है, ये आप हमको श्रवण कराने की कृपा करें। मैं बस 1 सेकंड का टाइम मैं ले रही हूँ बीच में। नमस्कार हम्म। डॉक्टर लाल साहब, लाल जी, रोटेरियन डॉक्टर लाल। हम लोग दिल्ली प्रीमियम से हैं। मेरे हस्बैंड रोटेरियन हैं, मैं भी काफी जाती हूँ। आप वहाँ पे आए हुए हैं, आपने वहाँ पे हमें सब ये बताया हुआ है। और हमारे एक रोटेरियन रहे हैं, उनका नाम था ओपी वैश्य। तो उन्होंने पूरी बॉडी दे दी थी दान में। तो बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया एक हॉस्पिटल में, और अंगदान तो करते ही, पर उन्होंने पूरी बॉडी का भी दिया, क्योंकि बॉडी नहीं मिलती है बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वो कर चुके हैं, वो भी रोटेरियन थे, वो जानते होंगे। जी नहीं वो उसका अच्छा है, वो मालूम है। वो पूरी बॉडी दान के लिए ही तो मीरा हाँ बहन मैंने बताया था। जी अरुण जी के पिताजी ने दी, अरुण जी जी के ताऊ जी ने दी, और जी अरुण जी के परिवार में बॉडी दान ही दिया जाता है। ये जी है। जी। तो वो भी अशोक भाई, बहुत। अशोक भाई कृपया। सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं बड़े तन्मय होकर सुन रहा था लाल साहब को। बधाई देता हूं कि आप एक जन चेतना का बिगुल बजा रहे हैं पूरे विश्व में। मेरी एक कविता है जो छोटी है, थोड़ी छोटी से ज्यादा बड़ी है और बहुत बड़ी से छोटी है, लेकिन बात बड़ी जो आपने बताई है उसको छोटा नहीं करना चाहता। अले ले ले ले, अले ले ले ले, देखो धरती पर बच्चे रोते हुए आते हैं, लेकिन उन्हें देख देख सभी मुस्कुराते हैं। अले ले ले ले, अले ले ले ले, नवजात नन्ही परियां और नन्हे सद्योजात फरिश्ते आते ही बनाते हैं मुस्कान वाले रिश्ते। आते ही बनाते हैं। ध्यान चाहूंगा सर मैं इसमें आपका, और आप सब म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कविता के समय जैसे कवि चाहते हैं कि आप सुने उसे, तो ऐसा मैं निवेदन करता हूं। मैं फिर से दोहराता, अले ले ले ले, अले ले ले, देखो धरती पर बच्चे रोते हुए आते हैं, लेकिन उन्हें देख देख सभी मुस्कुराते हैं। अले ले ले ले, अले ले ले ले, नवजात नन्ही परियां और नन्हे सद्योजात फरिश्ते आते ही बनाते हैं मुस्कान वाले रिश्ते। बड़े होकर वे अपने कौशल दिखाते हैं और उम्र भर पाते हैं काम से दाम, दाम से धाम, धाम से नाम। उम्र भर पाते हैं काम से दाम, दाम से धाम, धाम से नाम। अच्छे हो काम तो नाम नहीं मरता, सुयोग्य हो वंशज तो धाम नहीं मरता, आदत हो दान की तो दाम नहीं मरता। आत्मा जब मुंह मोड़ जाती है, रूह जब नाता तोड़ जाती है, आपका सब कुछ यहीं छोड़ जाती है। आपका सब कुछ यहीं छोड़ जाती है। उसे नहीं चाहिए आपके जेवर गहने, वो नहीं चाहते कि आपके कपड़े पहने। आपके वारिस आपके छोड़े हुए दाम, धाम और नाम में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन माफ कीजिए, किसी मरते हुए आदमी में जिंदगी नहीं भर सकते हैं। दरअसल हम अपनी एक अनमोल संपत्ति को भूल जाते हैं और वसीयत किए बिना मौत के आगोश में झूल जाते हैं। वह संपत्ति है ऊपर ऊपर से शांत और धीर, हमारा छोड़ा हुआ शरीर। आज भी चिंतन की यही परिपाटी है, आज भी चिंतन की यही परिपाटी है कि वह शरीर पार्थिव है, माटी है। ऐसे सोच में सड़न है, अंधविश्वासों की जकड़न है। दिन में भी रात के अंधेरे, दिन में भी रात के अंधेरे के शामियाने तने हैं। यह जानकर भी हम अनजान बने हैं कि उस जिस्म में बहुत कुछ ऐसा है जो मरता नहीं है तत्काल। उपयोगी अंगों को समय से निकाल लें तो कईयों का टल सकता है काल विकराल। जब अंग ट्रांसप्लांट हो जाता है तो मुरझाया पौधा पौधा, मुरझाया सूखा पौधा पौधा फिर से हरा भरा प्लांट हो जाता है। अंग जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो मुरझाया सूखा पौधा फिर से हरा भरा प्लांट हो जाता है। असाध्य से असाध्य रोगी निकल आता है मौत के शिकंजे से, मुक्त हो जाता है यमराज के पंजे से। जीवन रक्षक हैं दिल, दिमाग, किडनी, लिवर, आंख, आंत, फेफड़े, जिगर, पित्त, तिल्ली, पेट की झिल्ली, रक्त, रक्त की नलिकाएं,
पूरे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, कार्टिलेज, वाल्व, पेनक्रियाज, बोन्स, बोन मैरो और त्वचा, और हम समझते हैं कि उस शरीर में कुछ नहीं बचा। और भी कुछ बचा होगा जो मिलेगा रिसर्च से, शोध से, लेकिन हमारे इस बोध से कि जब ये अंग पुनः बुन सकते हैं किसी मरणासन्न की जिंदगी का ताना बाना, तो क्यों इस अनमोल संपत्ति को फूंकना, जलाना, दफनाना, दबाना? क्यों नदी में बहाना या चील गिद्धों को खिलाना? मैंने अपनी देह कर दी देश के हवाले, अस्पताल जो चाहे अंग निकाले। मेरा विश्वास है कि पितृ पुरखे सभी खुश होंगे और यमराज मुझे नर्क में नहीं सेंड करेंगे। जिन्हें लाभ मिलेगा वे मुझे स्वर्ग के लिए रिकमेंड करेंगे। अगर आपको अपना अगला जन्म और परलोक सुधारना है तो आज ही यह प्रण धारना है कि देहदान का कर्तव्य तत्काल पूरा करना है। ऐसा करने से पहले हरगिज नहीं मरना है। याद रखिए, आपके अंगदान से जीवन पाएंगे, ताउम्र दाता के गुण गाएंगे और स्वयं भी एक नवजात शिशु जैसी मुस्कान के साथ अपने अंग दान करके जाएंगे। बच्चे जैसी निश्चल मुस्कान जब आती है, कब आती है? तब आती है जब हम कोई भला काम करते हैं, वरना दाम धाम और नाम के चक्कर में रोजाना मरते हैं। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला आगे भी नहीं रुकेगा तो मानवता का झंडा कभी नहीं झुकेगा। मिलकर प्रण करेंगे, न कि अकेले अकेले। फिर मुस्कुरा कर कहेंगे अले ले अले ले अले ले अले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल छू लिया प्रभु जी। क्या तालियां बजा करके प्रशंसा करना भी छोटा प्रतीत हो रहा है। वेरी प्राण गुड, बहुत से बढ़िया, प्यारी आपने जो बहुत अच्छा। संदेश जितने मधुर शब्दों में कहा है, इससे सुंदर और नहीं कहा जा सकता। आपने बहुत सारा कवर कर प्रेरणादायी, दिया, बहुत अच्छे से कवर किया अशोक जी। बहुत बढ़िया। अशोक जी, आज आपने अपना फर्ज पूरा किया। हमारे बहुत बीच बहुत में धन्यवाद। संजय भाई मौजूद हैं। संजय भाई के बड़े भाई का की भाभी का शायद ट्रांसप्लांट हुआ था हार्ट का। जरा बताएं संजय भाई, क्या अनुभव था, कहाँ से आया था? मेरी भाभी जो कि अब 7 साल की हैं, तो उनका करीब 7 साल पहले 2018 में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। अचानक ही हार्ट में गिरावट आने लगी और कोई रास्ता बचा नहीं था। तो 2-3 अटेम्प्ट तो ये था भी, प्रिपरेशन के बाद हार्ट आ रहा है, हार्ट आ रहा है, नहीं हुआ। फिर एक बॉम्बे में ऐसे ही एक्सीडेंट विक्टिम की फैमिली ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हाँ बोल दी। और ये समझिए कि 2 घंटे में ही, दो तो नहीं, इतनी तो फ्लाइट होगी, तो शायद 3-3.5 घंटे में वहां से हार्ट को हार्वेस्ट करके और दिल्ली के ओखला हॉस्पिटल में लगा दिया गया। और एक ग्रीन कॉरिडोर बना जो 23 मिनट में दिल्ली के एयरपोर्ट से ओखला के एयरपोर्ट्स तक हार्ट को पहुंचाया गया। और पूरी एक मिलिट्री की ड्रिल की तरह वो काम संपूर्ण हुआ। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और वो, उनकी जीवन पहले से भी एनर्जेटिक वो अपना करती हैं। तो ये मैंने तो बहुत करीब से देखा है इस चीज को। आपने बोला तो मैंने कह दिया। संजय जी, जो आपने बताया ग्रीन कॉरिडोर का, बहुत सही बात बताई कि जब हार्ट का, खासकर हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट को 4 घंटे से मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी होता है। और इसमें अगर अगर जैसे आपने बताया कि मुंबई से हार्ट को लाया गया दिल्ली ओखला, तो वहां पे अगर आपको पता है मुंबई में कितना ट्रैफिक रहता है, दिल्ली में कितना ट्रैफिक रहता है, तो ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, जैसे हम ट्रैफिक लाइट देते हैं रेड येलो ग्रीन, तो सारी लाइट्स ग्रीन कर दी जाती हैं जब एम्बुलेंस हार्ट को जब शरीर में से निकाल के चलती है। और उस वक्त एक डीसीपी रैंक का व्यक्ति उसको एस्कॉर्ट करता है पुलिस का एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट पे भी सब लोग उसको, जो वहाँ के हेड्स हैं, एयरलाइंस हेड हैं या सीआईएसएफ के या एयरपोर्ट मैनेजर हैं, वो उसको रिसीव करते हैं। और इमीडिएटली जिस वक्त प्लेन जाने वाला होता है, वो कोऑर्डिनेशन इतना होता है कि उस वक्त उस बॉक्स में, क्योंकि वो हार्ट होता है, उसे रखा जाता है। और जब प्लेन उड़ता है तो जैसे आपको पता है कि दिल्ली, मुंबई और जो बड़े शहर हैं वहां पे कई बार आधा 1-1 घंटे तक प्लेन ऊपर उड़ता रहता है, क्योंकि जगह नहीं होती, इतना कंजेशन होता है। लेकिन एज पर लॉ, जो जिस भी प्लेन में अगर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट मतलब जा रहे हैं, ऑर्गन्स जा रहे हैं,
तो उस प्लेन को प्रायोरिटी इतनी होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के प्लेन को भी रोक के ऊपर उस प्लेन को सबसे पहले उतारा जाता है, और वहां पे एम्बुलेंस अंदर ही होती है, वहीं से वो लेती है, और फिर वहीं से ग्रीन कॉरिडोर एयरपोर्ट से, जैसे आपने ओखला बताया, वहां तक के लिए बनाया जाएगा। और 23 मिनट में आप ओखला नहीं पहुंच सकते, और उस वक्त वो पहुंच सकते हैं क्योंकि सारी ग्रीन लाइट्स हैं, उस रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा, इतनी प्रायोरिटी होती है। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कैनवॉय को भी रोका जा सकता है एज पर लॉ। इतना इतना भारत सरकार ने लॉ को इतना बनाया हुआ है, और मैं तो हर एक से उम्मीद करता हूं कि लॉ को अगर हम इतनी बात मानते हैं तो इसको बढ़ा के, और धन्यवाद दूंगा अशोक चक्रधर जी का, इतने जाने माने और मथुरा के पुराने कवि हैं। हम तो बचपन से इनके बहुत, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब के काफी नजदीक रहे हैं, और इनके पिताजी से भी हमें बहुत अच्छे प्रेरणा बहुत मिलती थी। तो उन्होंने जो कविता लिखी उसका सार ये है कि सब कुछ आप कर लीजिए, लेकिन जो ये दान है इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। आप एक नई जिंदगी दे रहे हैं। आप सोचिए कि जो व्यक्ति मर रहा है उसकी सारी उम्मीदें सब छूट चुकी हैं, अगर उसको नई जिंदगी मिलती है। लोग बाग कहते हैं मौत बड़ी दुखदाई होती है, मैं कहता हूँ मौत भी कभी कभी बहुत खुशहाल होती है। आप लोग कहेंगे गोयल साहब 70 साल के हो गए, सठिया गए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरा ब्रेन डेथ डिक्लेयर होता हूँ और मेरा एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोन करके कहता है बड़ी खुशखबरी है, क्या हुआ, लाल गोयल मर गए, तो दूसरा दोस्त कहेगा क्या बात कर रहे हो तुम, ये तो बहुत दुख की बात है, अपना दोस्त चला गया। वो कहेगा नहीं, इसलिए खुशखबरी है कि तुम्हारा लड़का जिसका हार्ट खत्म हो चुका है, डॉक्टरों ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर नहीं बदला गया तो ये मर जाएगा, लाल गोयल का हार्ट चल चुका है, वो पहुंचने वाला है, उस हार्ट लगेगा। आप सोचिए मेरा दोस्त उछलने लगेगा खुशी से, पूरा उसका परिवार, नाते रिश्तेदार सारा, तो खुशी का माहौल हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी अंगदान बहुत खुशी का माहौल बनाता है। दूसरा, अमर होना, लोग कहते हैं कि अमर होने के लिए अमृत पीना पड़ता है, नेक्टर पीना पड़ता है, मैं कहता हूँ उसकी जरूरत नहीं है, आप अंगदान कर दीजिए। आज मेरा अगर किसी को हार्ट लगा है, जैसे आज आप याद कर रहे हैं कि मुंबई के व्यक्ति ने हार्ट दिया, अगर आपको पता हो कि किसने दिया है तो मैं जरूर जानता हूं कि आपकी भाभी जी की परिवार में संजय जी वो लोग लगा के रखेंगे एक फोटो उस आदमी की, और पूजा के वक्त दिन में एक बार उसको जरूर याद करेंगे कि इस व्यक्ति की वजह से हम जिंदा हैं। तो आप सोचिए कि आज से 100 साल बाद अगर मेरा हार्ट किसी को लगा है, 100 साल बाद दो छोटे छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक बच्चा कहता है यू नो माय ग्रेट ग्रैंड माँ गॉट एन हार्ट फ्रॉम वन मिस्टर गोयल ना, मैं 100 साल बाद भी याद आ गया। नहीं तो मैं तो अभी प्रोग्राम खत्म करूंगा, आप सब मुझे आज नहीं तो कल तक भूल जाएंगे, कौन गोयल साहब, हाँ ऑर्गन डोनेशन की बहुत लोग बाग। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर अमरत्व चाहिए तो उसके लिए भी ऑर्गन डोनेशन बहुत जरूरी है, इसकी चेतना बहुत जरूरी है, और भारतवर्ष के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम अपने को कर्णवीर, कर्ण की धरती का कहते हैं, लेकिन हम लोग हिपोक्रेट्स हैं, हम दान देने में बहुत पीछे हैं। इस तरह का दान, बाकी सब दान पैसा खूब दान कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे को असली दान देना है, जहां हम नई जिंदगी दे रहे हैं, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सोचता हूँ जो आज अशोक चक्रधर जी ने जो कविता लिखी है, मैं आग्रह करूंगा अगर वो उसको किसी के माध्यम से मुझ तक भेज सके, यानी तो मैं अवश्य अवश्य आपको भेजूंगा, और न केवल भेजूंगा बल्कि आपने जो और नए मुद्दे मुझे बताए हैं 2 साल बाद वाले, वो भी उसमें जोड़ दूंगा। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। और क्या इसी तरह अगर ब्रज के कला केंद्र जो चेतना जागृत करता है, मैं तो अब जुड़ गया भाई साहब, विष्णु भाई साहब की वजह से कि इन्होंने मुझे जोड़ लिया है, तो मैं तो देखता रहता हूँ जो एक्टिविटीज होती हैं, इतना अच्छा चीज हो रही है। जैसे इन्होंने वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन होम, मैं एक बार अभी गया था, मौका मिला था, तो मैं देखा कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो उनकी कोई खुशी है, उनके चेहरे पे खुशी आ रही है कि वो मिल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आप लोगों का मैं लाल साहब, जी क्योंकि आपको जल्दी है, तो एक तो मैं अशोक जी से प्रार्थना ये करूंगा कि अपनी कविता में गुरुजी ब्रजकला केंद्र को भी कछु कुट दे दियो कि जब मंच से आपने ये कविता कही। और अब हमारे बीच में अरुण अग्रवाल जी मौजूद है। अरुण अग्रवाल जी ने ही बहुत उत्साहित होकर के लाल साहब को राधा शरण ब्रजभूति सम्मान के लिए बहुत ही प्रेरित हुए थे। अरुण जी अगर हों तो अरुण जी खोलें अपने, अरुण अग्रवाल जी, अरुण अग्रवाल जी है क्या?
अरुण जी नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में दानी जी मौजूद है। दानी जी, आपने अपना पारिवारिक पूरे परिवार के लिए शपथ पत्र दिया है। मैं ये पूछना चाहूंगा लाल साहब कि अगर किसी ने अंगदान के लिए अपना शपथ पत्र दे दिया है और मृत्यु के बाद कोई परिवार वाला ऐतराज करता है तो क्या वो दान नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। वो अच्छा, नहीं हो सकता। यही ये इसका ये लॉ है, और अभी इस लॉ को कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्ट आउट सिस्टम कर दें, लेकिन वहां भी वो लोग पूछते हैं, परिवार से पूछते हैं। और इसीलिए जो परिवार दान करता है वो बहुत बहुत महान परिवार होता है। हम उनको हमेशा नमन करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से लोगों को अंग मिल पाता है। मैं दानी साहब से कहूंगा, दानी साहब बताएं। जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं श्री आलोक कुमार जी, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मिला था। और वो देहदान समिति हेलो, दधीची देदान के, हाँ, दधीची देहदान समिति के को उन्होंने शुरू किया था। और उन्होंने मैंने कहा साहब इसके फॉर्म, और फिर मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा ये हर जगह फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता कि जी हाँ, अभी हम एनसीआर में कंसंट्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कांटेक्ट नंबर दिए, और जो फॉर्म है, जो अभी बात चल रही थी कि रिलेटिव्स की, तो फॉर्म में 2 विटनेस मांगते हैं। एक विटनेस कम से कम परिवार का होना जरूरी है, और एक विटनेस कोई और हो सकता है। तो मैंने अपना और अपने धर्मपत्नी का दोनों के फॉर्म भर के वहां भिजवा दिए हैं, और कुछ दिनों बाद वो सर्टिफिकेट आ जाएगा हमारे पास, मेंबरशिप और ऐसा जो भी कुछ है। तो अब सवाल ये आता है कि वो कार्ड, वो जो भी मिलेगा, वो हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंसी, कोई एक्सीडेंट, वहां पर जो भी कुछ देखेगा कि जी हाँ, इनकी ये जो है शपथ दी हुई है, ये उन्होंने प्लेज किया हुआ, ये बॉडी वहां पर दान की जाएगी। और अभी कुछ आंकड़े मैं देख रहा था कि मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी जानकारी, अपनी शिक्षा के लिए जितनी बॉडीज चाहिए, उसकी 10% भी अवेलेबल नहीं होती। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को सही तरीके से पूरी जानकारी के लिए जितनी बॉडीज की जरूरत होती है, वो बहुत कम है, 10% करीब है। तो इसलिए देहदान की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है देश के अंदर। ठीक, मैं और कोई हो, क्योंकि लाल साहब को जाना है, तो फिर मैं वंदे मातरम से मीटिंग का वो करूंगा। एक मेरा तो सबकी छोटा सवाल है, परमिशन अगर आप। हाँ, संजय जी बोलिए। एक लाल जी से ही सवाल है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कोई एज की कोई लिमिट तो नहीं है? क्योंकि ऐसा है कि 60 साल, 65 साल, 70 साल के बॉडी से भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन्स की हार्वेस्टिंग हो सकती है? देखिए, अगर आप ब्रेन डेथ ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, हाँ, मैं ऑर्गन्स नहीं, एक ब्रेन डेथ और एक लिविंग। ब्रेन डेथ में कोई एज लिमिट नहीं होती। मिनिमम एज एक 74 मिनट का बच्चा था यूके का, उसने दान दिया। उसके जब पैदा हुआ तो उसका ब्रेन ऑलरेडी डेड था, तो उसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने दान दिया। 2 लोगों की जिंदगी बची। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है, उस हिसाब से जो ओल्डेस्ट है उसका कोई भी एज हो सकती है। और लिविंग में अभी भारतवर्ष में एक 85 वर्ष की महिला ने दान दिया है अभी 10-15 दिन पहले, बल्कि 95 साल का भी है। अगर ऑर्गन आपका वो है, या ऑर्गन आपका स्वस्थ है, तो आप कभी किसी भी एज में दे सकते हैं। वैसे मिनिमम एज लिविंग में 18 वर्ष है, लेकिन ब्रेन डेथ में कोई भी एज नहीं होती। ठीक, धन्यवाद। इसी बारे में गोयल साहब 1 मिनट और ले मैं। हाँ, बताइए। ये जो अंगदान की बात कर रहे हैं, ये तो बात अलग है। इसके अलावा जो बात कहती टिश्यूज की, जैसे आई डोनेशन एक बहुत ही सरल जो है सिस्टम है कि आपके परिवार में किसी की डेथ हुई और आपने यहाँ नियरेस्ट आई किसी हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया और आई डोनेट कर दी, वो अपनी दो आंखें से 2 लोग दुनिया देखना शुरू कर देते हैं। चार लोग, अब 4 लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो आई कॉर्निया को भी 2 भागों में विभाजित करके अब 4 लोगों को आंख देख सकते हैं दुनिया। सर, ये आपने नई जानकारी दी। 2012 में मेरी मदर की 98 की एज में डेथ हुई थी
और हमने यही इमेज सेक्टर 26 में जो आई केयर है उनको कांटेक्ट किया। वो 1 घंटे के अंदर आए, दोनों आई लेके, कुछ दिनों बाद उनका मैसेज आया कि जब हमने दोनों आके लगा दी गई। जी धन्यवाद बहुत बहुत, और लाल साहब को भी। और मैं इस अवसर पर मैं अशोक जी से ही कहूंगा, या लाल साहब को धन्यवाद दें। अशोक जी। मैं लाल साहब आपको आपके सटीक उत्तरों के लिए और न्यूनतम समय में अधिकतम जानकारियां देने के लिए, एक चेतना को नया पथ देने के लिए और नए पथ को रोशन करने के लिए और रोशनी में हमारी मानव जाति के उत्थान के प्रयत्नों को भाषा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे पुष्कला केंद्र के जितने भी महनीय सदस्य हैं, जो और भी दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, वे सब आज की इस जूम वार्ता को अपने हृदय में गांठ की तरह बांध लें। अगर कहीं कोई धार्मिक अड़चन आती है तो उनकी देह का जरा सा नन्हा सा अंश मांग लें और उस अंश के साथ या केश राशि के 2-4 बालों के साथ वो सब संस्कार संपन्न कर लें, जो कि उन्हें कोई आस न रहे कि कोई फांस न रहे कि हमने अपनी परंपराओं का अनुपालन नहीं किया। देखिए, देह अगर जा चुकी है, उस प्राण विहीन हो चुकी है, तो उसका नन्हा सा अंश भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीन्स के जरिए पूरी देह बनाई जा सकती है, वो युग आने वाला है। बस इतना सा मैंने संशोधन किया है अपने विचारों के साथ, और मैं पुनः श्री लाल गोयल जी को, रोटेरियन लाल गोयल जी को प्रणाम करता हूं और कामना करता हूं कि अपना ये अभियान वे रोकेंगे नहीं और संस्था संस्था जाकर घर घर अपने संदेश को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां उषा के रूम का भी चला दिया ना, एसी गर्म हो रहा था ना। श्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। नमस्कार सबको, बहुत 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 ही सफल सबके लिए मैं अनुग्रहित हूँ जिन्होंने कि आज उपस्थित होकर कृपा की। धन्यवाद।